हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और हमको पता है कि आज से कुछ दिन पहले ही नीट का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया नीट में, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेहनत करने के बावजूद जितना उनको एक्सपेक्टेड था उतना उनका स्कोर नहीं आ पाया। ओके, तो उसका क्या रीज़न है? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या वो डिस्ट्रैक्टेड थे? क्या वो पढ़ के नहीं गए थे? नहीं, वो पढ़ के तो ज़रूर गए थे, उन्होंने मेहनत भी बिल्कुल की थी, लेकिन वो जो मेहनत है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं था। ठीक है, जो आप ये वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, क्या एनसीईआरटी इनफ है नीट क्रैक करने के लिए? ये बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सवाल है, और इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से आप बायोलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 इन जूलॉजी एंड 180 इन बॉटनी, मतलब कि 360 आउट ऑफ 360 क्या आप स्कोर कर सकते हैं बाय जस्ट रीडिंग एनसीईआरटी? दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, एनसीईआरटी का मतलब क्या है? ये जो दो बुक आपको दिख रहे हैं काफी सुंदर से बुक हैं, ठीक है, काफी मेहनत से बनाया गया है ये बुक को। तो ये जो दो बुक बायोलॉजी के आप देख रहे हैं 11th एंड 12th के, क्या ये इनफ है आपको सिलेक्ट करवाने के लिए एनसीईआरटी में? ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो आधे घंटा आप अपने जीवन का दे दीजिए ताकि आपके आगे का जो आने वाले 2 साल है वो बच सके। ठीक है, अगर आप 11th 12th में हो या अगर आप 10th में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या 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 चीज हमें देखना है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो किस बेसिस पर बना रहा है। वो हमको साइंटिस्ट तो बनाना नहीं चाहता, ठीक है, वी डोंट वांट टू बी साइंटिस्ट इन दिस फील्ड। हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें बस ये एग्जाम निकालना है। सो वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन कि हमें इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे टैकल करना है। दैट इज अवर मेन एम। ठीक है, हमें सब कुछ पढ़ के हमें ज्ञानी नहीं बन जाना, हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पूछता कैसे है एनसीईआरटी में से। ओके, सो लेट अस सी। तो हम यहां पर नीट 2023 में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस लाइन में से मिला गया है, किस लाइन में से उस क्वेश्चन को निकालकर प्रिंट किया गया था पेपर में। ठीक है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि नीट का पेपर जो है वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है 35 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जूलॉजी और बॉटनी की बात करें तो दोनों में 35 इन सेक्शन ए। सो लेट अस सी कि सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कहां से पूछे गए थे। ओके, सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। ऑप्शंस दिया गया है BAC, YAC, PBR 322 एंड प्रोब। तो इसका जो है एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा गया है कि अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज अ प्रोब। इसका मतलब कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA का मॉलिक्यूल है जिसको हमने टैगिंग किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोब। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोब। ये जो है क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, क्लोनिंग वेक्टर पहले के 3 ऑप्शंस है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रॉड पाम विद अ सिंगल पाम क्रीज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कि ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या फिर थैलेसीमिया। सो लेट अस सी कि एनसीईआरटी में कहां दिया गया है। सो ये रहा डाउन सिंड्रोम। जब हम देखते हैं तो वहां पर जो है क्लियरली लिखा गया है पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन में से उठाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। Okay, now let us see the third question. Which of the following is not considered as the part of endomembranous system? यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पेरोक्सिसोम। इसमें से हमें पता करना है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन नहीं है। तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन सा होता है। इसका आंसर जो आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि नहीं आता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में? उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है असर्शन दिया गया है कि एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या ये सही है? सेकेंड रीजन दिया गया है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड। ये तो ठीक है, लेकिन क्या एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है? देखते हैं। एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा गया है कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो कि इंडिया में बैंड है।
तो मतलब कि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था उसमें ये जो असर्शन हो गया वो तो गलत हो गया इसके हिसाब से। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एनिमल किंगडम का जो है चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें टीनिया, पेरेमिशियम, पेरिप्लैनेट एंड फेरेटिमा दिया हुआ है। ये डायरेक्ट लाइन में से नहीं है, लेकिन अगर आप सारे किंगडम्स को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड असर्शन वाला आ गया। फर्स्ट है लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि लिगामेंट जो है वो डेंस इररेगुलर टिश्यू है। क्या वो सही है? तो यहां पर जब एनसीईआरटी की लाइन में हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन है ये? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और यहां पे क्या दिया हुआ है? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये तो गलत हो गया भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलेशन क्वेश्चन का। पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये। ईसीजी के जो वेव्स बनते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा ईसीजी का वेव, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट किस चीज को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? देखिए, द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम। तो पी वेव क्या हो गया? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम which leads to the contraction of atria. The QRS complex represents the depolarization of the ventricles. So QRS complex जो है depolarization of the ventricles को denote कर रहा है। Q marks the beginning of the systole and T wave represents repolarization. तो आप देख सकते हैं कि QRS complex beginning of the systole and T wave repolarization of the ventricles. One by one line of the NCERT यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेशन का है ये कि पेप्टिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, हेपेटिक सेल्स में से कौन से डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इजी। एनसीईआरटी में जो है जगह जगह पर ये दिया गया है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि वैसेक्टोमी, कोइटस इंटररप्टस, सर्वाइकल कैप एंड सहेली। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है कि कौन सा जो है कैसा मेथड है, ओरल मेथड है, बेरियर है, सर्जिकल है या नेचुरल मेथड है। तो ऑब्वियसली हमको ये तो पता है कि कोइटस इंटररप्टस जो है वो नेचुरल मेथड है। ओके, वैसेक्टोमी ये जो है सर्जिकल मेथड है। सर्वाइकल कैप क्या है? ये एक बैरियर मेथड है। और सहेली जो है ये एक ओरल मेथड है। वैसे सारे आपको पता होना जरूरी नहीं है। देखिए बच्चों, यहां पर मैच द फॉलोइंग में ज्यादातर क्या होता है, कोई एक ऑप्शन जो होता है जैसे कि सी का 1, तो ऐसा जो है किसी 4 ऑप्शन में से एक में ही आपको मिलेगा। अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया देन यू विल फिगर आउट कि इसका सही आंसर क्या है। वैसे ये काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट अगेन, वास डिफरेंस रिसीव्स द डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। सेकंड है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग विद द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। रिप्रोडक्शन का है ये। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द एपिडिडाइमस लीड टू द वास डिफरेंस, इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। यहां पर भी वही लिखा है, तो ये तो सही हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है कि द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। यानी कि ये भी जो है वो सही है, लाइन बाय लाइन। अगेन assertion reason, nephrons are of 2 types, cortical and juxtamedullary based on the relative position in cortex and medulla। ठीक है भाई, juxtamedullary nephrons have a shorter loop of Henle whereas cortical nephrons have a longer loop of Henle। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में कि cortical nephrons के longer loop होते हैं या juxtamedullary के shorter loop होते हैं, तो ये तो गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? assertion is true but the reason is false। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया। जीन ए, जीन वाई, जीन Z एंड जीन I। ये जो है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा जीन क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करने पर काम आता है। ओके, तो इसका जो है मैंने काफी अच्छा ट्रिक बनाया है। ट्रिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमें बस लिखना है ZYA एंड BPT। ठीक है, B का मतलब क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। P का मतलब क्या होगा? परमिएस। ठीक है, और T का मतलब हो गया ट्रांस एसिटाइलेस। T का मतलब हो गया ट्रांस एसिटाइलेस। तो अब हो गया, जीन Z जो है वो क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। जीन Y जो है वो क्या बना रहा है? परमिएस। और जीन A जो है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेस। तो जीन I क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। हो गया क्वेश्चन, जस्ट इन अ सिंगल ट्रिक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। रिंगवॉर्म, फिलेरियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया कौन से पैथोजन से होते हैं? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो वैसे याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ये जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैनी फंगाई बिलोंग टू ट्राइकोफाइटॉन्स एपिडर्मिस कॉज द रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है? ये होता है ट्राइकोफाइटॉन्स की वजह से। फिलेरियासिस किसकी वजह से हो रहा है? बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टियाई।
मलेरिया, मलेरिया किस चीज की वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम। एंड व्हाट इज द पैथोजन ऑफ निमोनिया? एज यू गेस्ड, निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो चारों के चारों डिजीज के जो हैं चारों यहाँ पर पैथोजेंस दिए हुए हैं, जस्ट वी हैव टू मैच द लिस्ट। ओके, ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरी आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। साइटोस्केलेटन कौन सा फंक्शन करता है? अब साइटोस्केलेटन के काफी सारे फंक्शन होते हैं। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द साइटोस्केलेटन इज अ सेल इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शंस एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप। ठीक है, तो यहाँ पर मोटिलिटी जो है ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो कैसे हमको एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। यहां एक छोटे से मोटिलिटी से उठाकर ये पूरा क्वेश्चन बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूटोरिफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट इन द लेक्स। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल इशू का है, ये आप यहां से देख के बता सकते हैं कि क्या इसमें सही होगा क्या गलत होगा। यहां पर दिया हुआ है एल्गल ब्लूम्स कॉज द डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। यहां पर फिश की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है कि एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस द फिश मोर्टेलिटी, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि एल्गल ब्लूम होने से फिश मोर्टेलिटी घट जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा वाटर में। ओके, नेक्स्ट अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स के नाम है। इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में ये हमें बताना है। ओके, एक ही पेज में सारा का सारा आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, लेट अस सी पेज नंबर 159 ऑफ योर एनसीईआरटी। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडीली फंक्शंस। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये लिखा हुआ है। मैरिजुआना, इट अफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कोकेन क्या करता है? इट अफेक्ट्स ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। और मॉर्फिन क्या करता है? इट इज अ सिडेटिव एज वेल एज अ वेरी गुड पेन किलर। ठीक है, तो चारों के चारों जो है ड्रग्स के यहाँ पे यूजेस दिए हुए हैं, वो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द एनसीईआरटी, और सारा का सारा एक ही पेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ विच फाइलम। रेडियल सिमेट्री यानी कौन से जो एनिमल्स हैं फाइलम के, ये गोल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है बिलेनोग्लोसस, कौन से किंगडम में आता है, सॉरी कौन से ये फाइलम में आता है? हेमिकॉर्डेटा। ओके, हेमिकॉर्डेटा में लिखा हुआ है कि दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी ऐसे हम उसको सिमेट्रिक कर सकते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हेमिकॉर्डेटा, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट, in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called as nucleoid। ये तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डीएनए अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता ही नहीं है, वो तो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोकारियोट्स डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, तो यहीं से जो है ये क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। फर्स्ट जो है वो ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट द प्यूबर्टी, इट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। इट इज नॉट कॉल्ड एज मेनोपॉज, इट इज नोन एज मिनार्क। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मिनार्च या मिनार्क, जो भी आप कहें। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मेनोपॉज उसे कहते हैं जब आफ्टर द एज ऑफ 50 व्हेन द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। पॉज मतलब स्टॉप हो जाना। ठीक है, सो ये गलत था। नेक्स्ट, इवोल्यूशन में से आया है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, जो कि एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। अब ये कहां से मिलेगा हमें? इसका आंसर कहां से मिलेगा? फ्रॉम द डायग्राम। काफी सुंदर सा ये डायग्राम दिया हुआ है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि नमबैट विच इज एन एंट ईटर, स्पॉटेड ककस, ठीक है, फ्लाइंग फैलेंजर्स, टास्मेनियन वुल्फ, दीज आर ऑल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो कि एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। तो यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नमबैट, स्पॉटेड ककस एंड फ्लाइंग फैलेंजर फ्रॉम द डायग्राम। तो सिर्फ लाइन में से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, डायग्राम में से भी आ जा रहे हैं क्वेश्चन। ओके, सो हमें डायग्राम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व, ठीक है, डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस लाइक सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सीरम एनालिसिस या यूरिन एनालिसिस करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। बाकी आप तीनों करोगे तो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट अगेन कार्टिलेजिनियस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सब दिया हुआ है कि ये सब क्या एग्जांपल्स क्या हैं। एनसीईआरटी में भर भर के दिए हुए हैं इसके एग्जांपल्स। फ्लैट स्कल बोन्स जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं।
एडजेसेंट वर्टिब्रा जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है आपका ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल में जो जॉइंट बनता है। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है आपके मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहां से देखकर आप जो है इस लिस्ट को मैच कर सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर का, कि अ लेपर्ड इन लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड, अ कुकू लेइंग द एग इन अ क्रोज नेस्ट, फंगाई इज अ रूट ऑफ अ हायर प्लांट इन माइकोराइजा एंड अ कैटल अर्गट एंड अ कैटल इन अ फील्ड। तो ये सब किस चीज के एग्जांपल्स हैं, यहां पर देखिए एक ही लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू फॉलो द कुकू एंड द क्रो, ये दिया हुआ है कि आप कुकू एंड क्रो को फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो कुकू है वो ब्रूड पैरासिटिज्म दिखाता है। कुकू जो है वो ब्रूड पैरासिटिज्म दिखाता है, वो क्रो के नेस्ट में जाकर अपना अंडा रख देता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर था, अगर आप बी को ब्रूड पैरासिटिज्म के साथ मैच करोगे तो इसका जब आप ऑप्शन देखोगे नीट के पेपर में तो ये यही था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें बी का आंसर 2 था। टिक करो, निकलो, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ह्यूमन आई में से क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें बताया गया है कि कौन से पार्ट का डेफिनेशन क्या होगा। लेट अस सी, ये भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के एक ही पेज में पूरा मिल जाएगा, जिस पेज में ह्यूमन आई बना हुआ है। ये देखिए, एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, ओके, एंड आइरिस इज द पोर्शन विच इज विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है। तो स्क्लेरा का मतलब हमको पता चल गया, आइरिस का मतलब हमको पता चल गया। फोबिया क्या है? फोबिया जो है ये पीछे का पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है हमारा विजुअल एक्यूटी होता है, जहां पर अगर लाइट गिरेगी तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ये ऐसी जगह है जहां से सारे ऑप्टिक नर्व्स जो है वो आई को लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अगर लाइट गिरेगी तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो यही चारों डेफिनेशंस जो है वो यही चारों हमको मैच करने हैं, व्हाट इज फोबिया, व्हाट इज आइरिस, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। ये जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में से पूछा गया है, जो कि ब्रीथिंग वाले चैप्टर में से आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो वाइटल कैपेसिटी जो है एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई है, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, इट इज ERV प्लस TV प्लस IRV। तो क्या हो गया वो, ERV प्लस TV प्लस IRV, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है डाइजेशन का। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड इज एंटर्स द सीकम, देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय व्हाट? So here it is written clearly, the undigested and unabsorbed substances called as feces enters into the cecum into the large intestine through the ileocecal valve. यहाँ पर लिखा हुआ है ileocecal valve, direct from the NCERT line. Next, which of the following commonly sexually transmitted diseases is completely curable when it is detected early? तो यहाँ पे sexually transmitted disease के जब हम देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है except for hepatitis B, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शंस, जो कि तीनों के तीनों वायरस से होने वाले डिसीज हैं। ये तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी डिसीज है दैट आर कंप्लीटली क्योरेबल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, गोनोरिया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट्स रिमूव्स द आयोनाइजिंग रेडिएशंस तो रिमूव नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन वो रेडिएशंस नहीं है, वो सिर्फ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो असर्शन तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज कंप्लीटली फॉल्स, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA म्यूटेट्स विद अ फास्टर रेट एंड वायरसेस हैविंग द RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन इवॉल्व फास्टर। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ये इवोल्यूशन आप पढ़ोगे या जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग, HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो वो किस सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है? इट इज क्लियरली रिटन इन द एनसीईआरटी कि इट इन्फेक्ट्स द T हेल्पर सेल्स, ठीक है। हेल्पर T सेल्स जो है, T लिम्फोसाइट्स, उनको ये इफेक्ट करता है, तो T हेल्पर सेल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट assertion, endometrium is necessary for implantation of blastocyst. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates and causes the disintegration of endometrium. ठीक है, दोनों ही सही हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जो है अलग अलग हार्मोन्स के नाम दिए हैं और पूछा है कि कौन सा ग्लैंड इसे सिक्रेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एंटी नाइट्रोरेटिक फैक्टर जो है हार्ट सिक्रेट करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट करेगा, किडनी सिक्रेट करेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन कौन सिक्रेट करेगा, पैनक्रियाज, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टॉन्स, जो गैस्ट्रिक का मतलब ऑब्वियसली गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सिक्रेट करेगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स में। यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन अ ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। कौन सा ऐसा सिंबल है जो सेम फैमिली में मेटिंग को हम लोग को डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है
ये जो है वो कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग को जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेटिंग इन द सेम फैमिली, मैरिज इन द सेम फैमिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, a protein is imagined as a line, the left hand represented by first amino acid C terminal and the right hand is represented by the last amino acid. This is a very good question। ठीक है, यहां पर यह दिया हुआ है कि जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है। तो दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड पर फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, हाँ ठीक है होता है। राइट साइड पर जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है, हाँ होता है। लेकिन लेफ्ट अमाइनो एसिड को हम एन टर्मिनल कहते हैं और राइट अमाइनो एसिड को सी टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसके लाइन में लिखा हुआ है कि द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमाइनो एसिड। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। हमको ये भी याद रखना है कि कौन सा टर्मिनल कहां पर है। सो वी हैव टू रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली एंड वेरी थॉरोली। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स का, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम, ठीक है ये भी ठीक है। एंड व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी ठीक है। ये आपको सेम बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हो गए हमारे। क्या पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस बन सकते थे एनसीईआरटी पढ़ने से? बिल्कुल बन सकते थे। तो सारा हमने जो है स्कोर कर लिया। अब हम सेक्शन बी में आते हैं जिसमें कि 15 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। ओके, बाकी के 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट है कि मैमेलियन कैरेक्टर, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर कौन है? ये चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो सिर्फ मैमल्स दिखाते हैं? तो ये हम आते हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैमल्स यूनिक इन पोजेसिंग हेयर होते हैं उनके पास। तो कहां है भाई? हेयर, पिना एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, हेयर यहाँ पर होता है, पिना होता है ईयर का, ये जो हमारा दिख रहा है कान जिसे पकड़कर हमारे मास्टर जी मरोड़ देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पिना। और जो है क्या होता है उनके पास? मेमोरी ग्लैंड होता है। ऑब्वियसली मेमोरी ग्लैंड होता है, तभी तो उन्हें मैमल्स कहते हैं हम लोग। तो इसलिए इसका सेकंड आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स में जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये जो है एनिमल किंगडम में ये टेबल दिया हुआ है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स के दिए हुए हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन कॉर्डेट्स के दिए हुए हैं, इसमें से बस हमें मैच करना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कॉर्डेट्स के सही दिए हुए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। 5 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से फंक्शन थायराइड हार्मोन कंट्रोल नहीं करता। लेट अस सी। थायराइड हार्मोन इतने सारे फंक्शंस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑल्सो द बैलेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो ये सारे काम जो है थायराइड हार्मोन करता है। तो इनमें से कौन सा काम वो नहीं करता? मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल रिदम और स्लीप साइकिल, ये थायराइड हार्मोन का काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन कॉकरोच एक्सक्रीजन इज ब्रॉट अबाउट बाय व्हाट। कॉकरोच में जो है एक्सक्रीजन ये किसकी वजह से होता है? कॉकरोच पढ़िए, वहां पे डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि कॉकरोच में एक्सक्रीजन किसकी वजह से हो रहा है। ओके, excretion is performed by the Marfanogen tubules. In addition, the fat body, nephrocytes and uricose gland also helps in the excretion. तो यहाँ पे हमें जो है बताना है कि कौन से ग्लैंड इसमें से कर रहे हैं। इसको पढ़िए, मैच करिए, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल्सो ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी। यहाँ पे पूछा गया है कि ये सारे जो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा, ये हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। सो लेट अस सी कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है। यहाँ पर दिया हुआ है along with the hypothalamus it is involved, which is involved hippocampus, amygdala, जिसको हम मिलाकर हम लोग कहते हैं लिम्बिक लोब। तो लिम्बिक लोब जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये सारे फंक्शंस को है अंजाम देता है, एक्साइटमेंट, फियर, रेज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो है ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनिमल टिश्यू जब भी पढ़ें तो उसका एक पूरा अच्छे से एक पेपर में लिस्ट बना लें कि कौन सा टिश्यूज हमारे बॉडी में किस जगह प्रेजेंट होता है, उसमें से आप इसे मैच कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड। और हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिन पहले ही इसका एक वेरी गुड शॉर्ट ट्रिक दिया गया था, और हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में इसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ट्रिक दिया गया है, तो आप प्लीज उसे चेकआउट करें। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 लिस्ट दिए हुए हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एच पिरामिड, स्टेबल एच पिरामिड। तो ये सारे के सारे हमें जो है मिल जाएंगे इन चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में लिखा हुआ है कि जहां पर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है।
जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं वहां पर जो है क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। तो यहां से हम लोग को कर लेना है अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ में कौन कहां पर मैच होगा, प्लस जो एज पिरामिड्स दिए हुए हैं, तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड, यहां पर दोनों के बारे में पूछा गया है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स कौन किस में ज्यादा है। तो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये न्यूरो एंडोक्राइन का क्वेश्चन है, ये भी आप उसमें से कर सकते हैं, वेरी इजी है। अगेन सेल साइकिल एंड डिवीजन, ड्यूरिंग द जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल डिवीजन इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट के कि जी नॉट फेज जो होता है सेल साइकिल का, वहां पर जो सेल होता है इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेल एट दिस स्टेज इन कॉन्शियंट स्टेज इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अगेन सेल साइकिल एंड डिवीजन, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोन, ये सब जो है अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग जो स्टेप्स हैं सेल डिवीजन के, उसमें से निकाल कर पूछा हुआ है। सारे के सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप प्लीज उसे रिफर कीजिए, आपको ये आंसर जरूर मिलेगा उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट। अच्छा, ये जो चैप्टर है अब आने वाले नीट के लिए जो 2024 में नीट देंगे, उनमें से ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का भी चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन खैर हम फिर भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में से कैसे ये क्वेश्चन बना हुआ था। ये दिया हुआ है, चलो इसको नहीं देखते। अब खैर जब ये चैप्टर है ही नहीं तो इसके बारे में देखने का कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि इसका भी जो क्वेश्चन का आंसर है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन में से ही पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is a characteristic feature of the cockroach regarding its sexual dimorphism? Dimorphism का मतलब क्या हुआ, जो कि मेल में और फीमेल में दोनों अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइमॉर्फिज्म। तो कॉकरोच में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से कॉकरोच को हम डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं? लेट अस सी, ये है कॉकरोच का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर तो है ही, यहाँ पर हमें इस चीज पर हमें गौर करना है, कॉर्डल स्टाइल या इसे कहते हैं एनल स्टाइल। ठीक है, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि मेल्स बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। तो ये जो एनल स्टाइल्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब कि यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कॉकरोच आर डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? तो यहाँ पर भी है जो पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मसल बंडल्स को ही हम फेसिकल्स कहते हैं, जिसको मिलाकर जो उसके ऊपर टिश्यू लेयर बनता है वो मिलाकर एक फेशिया बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मसल बंडल्स टुगेदर फॉर्म कोलेजिनस, दिस इज कॉल्ड एज फेसिकल। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज फेसिकल। लेकिन ऐसा नहीं है, मसल बंडल को ही हम फेसिकल कहते हैं, वो कोई लेयर बनाता है उसे फेसिकल नहीं कहते। तो ये सारे के सारे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट एंड सार्कोमियर। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एम लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट, बट दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें बस ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दो स्टेटमेंट गलत बता दिए मैंने, बाकी के स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ब्लड के अलग अलग सेल्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और उसके ऊपर से ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो सर्कुलेशन का है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बेजोफिल्स आर दी मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC। नहीं, ये तो गलत है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको नंबर के हिसाब से याद करना है तो आप ऐसे याद करिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, NLMAB, ये जो है नंबर्स के हिसाब से होता है। न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स एंड बेजोफिल्स। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं और सबसे कम बेजोफिल्स होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेजोफिल्स तो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेटमेंट्स है। बेजोफिल्स सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, बिल्कुल सही है। बेजोफिल्स आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, बिल्कुल सही है। बेजोफिल्स हैव अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, नहीं, ये गलत है। बेजोफिल्स के पास किडनी शेप्ड न्यूक्लियस नहीं होता और बेजोफिल्स सबसे ज्यादा नहीं होते हैं। बेजोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, ये भी गलत है। बेजोफिल्स तो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो स्टेटमेंट्स थे B एंड C, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is the sequence और corresponding coding strand। अच्छा, तो यहाँ पे mRNA का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इस mRNA के सीक्वेंस से जब कोडिंग होगा और जो भी कुछ बनेगा आगे बाई प्रोडक्ट, उसमें क्या सीक्वेंस होगा हम देखते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस में जहां जहां पर U दिया हुआ है, जहां जहां पर यूरैसिल दिया हुआ है, उसको हमें चेंज कर T कर देना है, थाइमिन कर देना है। ठीक है, क्योंकि डीएनए में जो है यूरैसिल कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन में। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है कि डीएनए कंटेन्स थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरैसिल। तो यहाँ पे जहां जहां पर यूरैसिल है उसको हमको थाइमिन कर देना है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन का, कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या मिलता है। अभी हमने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चंस थे नीट 2023 में पूछे जाने वाले, हमने जूलॉजी का देखा, बॉटनी में भी सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहली बात एनसीईआरटी को हमें अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन बनाना है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, देन वी हैव टू मूव टू एनी अदर रेफरेंस बुक्स। मैक्सिमम रिवीजन करिए आप एनसीईआरटी का, जितने बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवीजन करिए। मिनिमम 10 to 15 टाइम्स तो आपको रिवीजन करना ही है एनसीईआरटी बिफोर अपियरिंग टू द नीट एग्जामिनेशन। थर्ड, अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी जो है उसमें काफी कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर उसके लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यूज बनाने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी एंड फिगर टिप्स। ठीक है, ये एमटीजी पब्लिकेशंस का एक बुक है, ये बुक आप ले लीजिए, वेरी इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, या तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन में से एमसीक्यूज बना के दिए हुए हैं, जैसा कि नीट एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ, आपको किसी भी अपने फ्रेंड्स को देखकर इस प्रेशर में नहीं आना है कि वो ये बुक पढ़ रहा है या वो बुक पढ़ रहा है, फलाना डिमका, वो सब हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस देख लिया वो सिर्फ एनसीईआरटी में से आता है। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है एनसीईआरटी को। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पूरा पढ़ लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ओके, वेरी गुड। तो पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।